वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास। ओके, कल हमने हमारी फर्स्ट फिफ्थ ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर चेंज। क्या पढ़ने वाले हैं हम अपना? टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर चेंज। तो बिहेवियर चेंज करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, let us go through techniques of behavior change as given below। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो बिहेवियर चेंज की हैं, वो कौन कौन सी हैं उन चीज के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। पहली कौन सी टेक्निक है बिहेवियर चेंज की? इंफॉर्मेशन। Okay, used with the belief that audience lacks information, it is source dominated and one way। मीन्स ये क्या है, ये हमारा एक विश्वास है और हम यह मानते हैं कि अगर जो पॉपुलेशन है, ऑडियंस है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन की अगर उनके पास कमी है, तो यह भी क्या है, एक कमी है। इसको हम यह मान सकते हैं कि ये बिहेवियर चेंज ना होने का एक कारण है। अगर आप जहाँ जिस भी कम्युनिटी में काम कर रहे हो, वहाँ अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी है, मीन्स वहाँ प्रॉपर किसी भी चीज की हेल्थ एजुकेशन नहीं दी जाती है रिगार्डिंग एनी हेल्थ एस्पेक्ट्स, तो आपको क्या लगता है उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है क्या उस चीज के रिगार्डिंग? नहीं होगा, है ना। तो क्या है, जो ऑडियंस है या फिर जो पॉपुलेशन या पीपल्स है जिनको हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना है, अगर उन्हें नहीं दे पाते तो हमारा यह विश्वास सही है ना कि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती है तो उनमें बिहेवियर चेंज नहीं होगा उस चीज के लिए। ठीक, तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर द चेंज ऑफ द बिहेवियर, है ना। क्या है? इंफॉर्मेशन। एंड इट इज अ सोर्स डोमिनेटिंग एंड वन वे। इंफॉर्मेशन क्या है, आप उसे दोगे कि वो आपको देगा? हम उन्हें देंगे सर। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताइए, इसमें एक क्वेश्चन आया अगर बनता है तो, कि द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए वन वे प्रोसेस, ऑप्शन बी टू वे प्रोसेस, ऑप्शन बी थ्री वे प्रोसेस, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। क्या है? गलत। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होती है, उसमें आप भी तो फीडबैक देते हो। कम्युनिकेशन का मीन्स ही है कि मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की, फिर आप भी तो मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, फीडबैक दोगे कि नहीं। तो ये वन वे हुई या टू वे हुई? टू वे। और इंफॉर्मेशन जो यहाँ है, इंफॉर्मेशन वन वे होती है या टू वे होती है? टू वे होती है। टू वे सर, टू वे होती है इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। यही मैं बताने वाला था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गलती कर देते हैं ना। चलिए, सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। ठीक, इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉलेज, skill building techniques like demonstration, skill practice, do and learn are useful methods। It builds confidence and makes behavior कॉन्विनेंट। मीन्स एजुकेशन को अप्लाई करके अगर हम फोकस करें कि सभी लोग एजुकेटेड हो, एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, उसको अप्लाई करें, तो उसके द्वारा भी बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं? आप मुझे ये बताइए, आप अपने बच्चों को अच्छी स्टडी कराते हो, वो सिर्फ इसलिए कराते हो कि वो अच्छे से पैसा कमाए, खूब सारा पैसा कमाए, इसके लिए स्टडी कराते हो क्या? नॉलेज। उस नॉलेज से क्या होगा? जब वह नॉलेज गेन करेगा तो उसके अंदर एजुकेट होगा, तो उसके अंदर क्या बदलाव आएंगे? उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, मेमोरी, सारी चीजें क्या होंगी? इंप्रूव होंगी कि नहीं होंगी?
और जब ये चीजें इंप्रूव होंगी तो इन्हीं इन्हीं चीजों से मिलकर हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अगर आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा है तो, विच इन्वॉल्व्स एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, memory, learning, thinking, reasoning, all aspects are included in the behavior, that is called behavior। और behavior किसको हमारे डेवलप करता है? हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि नहीं करता? Yes, sir. है ना? तो एजुकेशन है ना, अब एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? स्किल बिल्डिंग टेक्निक्स, कुछ स्किल को डेवलप करने की, बिल्डअप करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। आप कोई भी चीज, जैसे आप मान लीजिए आपने नर्सिंग की है, नर्सिंग की आपने एजुकेशन ली, लेकिन क्या एजुकेशन सफिशिएंट है? उसके साथ आपको और चीजें कुछ सीखनी पड़ेंगी कि नहीं? क्या आप केवल बुक्स पढ़कर क्लिनिकल अच्छे तरीके से कर सकते हो क्या? नो सर, प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से क्या आप कोई भी बुक पढ़कर फोर व्हीलर की मुझे फोर व्हीलर चलाना सीखना है, किस तरीके से सीखते हैं? आप किताब पढ़कर फोर व्हीलर चलाना सीख सकते हो क्या? नो सर। नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, साथ में ही हमें क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसकी क्या करनी चाहिए हमें? प्रैक्टिस। ओके, चलिए। और बताया भी तो सारा आपने कल, प्रैक्टिस द मैन परफेक्ट। हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो उसमें और क्या क्या है? स्किल बिल्डिंग को कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो स्किल बिल्डिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं? कुछ यहाँ दी गई हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो करके दिखाते हैं। जैसे मेरे, अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो कुछ सीपीआर की वीडियो आपको मिली होंगी। यस। तो उसमें क्या करके दिखाया है मैंने? डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया। जब आप डेमो करते हो तो आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, अच्छा होता है। स्किल प्रैक्टिस, आप किसी चीज को बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस के साथ आपका क्या होगा? स्किल डेवलप हो जाएगी और आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। मीन्स आपके अंदर परफेक्शन आने लगेगा। क्लियर? जैसे कि हम जनरली एक बात करें, आज से जब आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जब भी एंट्री की थी नर्सिंग फील्ड के अंदर, जब आपको सारे सिलेबस इंग्लिश में ही मिले थे, तब आपको इंग्लिश अच्छे से रीड करना आती थी, समझ में आता था क्या? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो हमारे लिए सारा ब्लैंक हो जाता है। जैसे बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, सुना है ना? लेकिन जब हमने बार बार पढ़ा, इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस, एनकरेज, ये कुछ वर्ड है जिनको हमने बार बार पढ़ा। और आज के टाइम पे हम क्या हो गए? अब इंग्लिश इतने कॉन्वीनियंट हो गई हमारे लिए कि अब हिंदी को, उस वर्ड का हिंदी वर्ड ढूंढने में हमें बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं? करत करत अभ्यास के सर। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हाँ, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। क्लियर? ठीक। एंड डू एंड लर्न, आप करें और उसको सीखें, है ना? दीज आर दी सम यूजफुल मेथड्स। ओके, स्किल बिल्डिंग टेक्निक्स, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको अंदर उस चीज के रिगार्डिंग जो डर है कि मुझसे गलत हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके रिगार्डिंग जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं होगा? एंड जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका बिहेवियर बनेगा, बिहेवियर मॉडिफाई होगा और चेंज होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन। क्या है अब हमारा? मोटिवेशन। मोटिवेशन, इट इज द ड्राइविंग फोर्स टू अचीव समथिंग। अब ड्राइविंग फोर्स का मीन्स मोटिवेट आप सेल्फ को भी कर सकते हो और कोई अदर भी आपको मोटिवेट करता है। मोटिवेट का मीन्स है आप अपने आप को खुद या फिर किसी के द्वारा पुशअप करना है, ढकेलना, धक्का मारना आगे की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे आप बस में जाते हो तो जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आप खड़े होते हो तो आपको धक्का जब आपको पड़ता है, पुश किया था तो आप बाहर खड़े होते हो और अंदर की साइड पहुंच जाते हो कि नहीं? यस सर। तो वो क्या कर रहा है? आपको मोटिवेट कर रहा है, अरे भाई साहब अंदर चलिए, जगह है, अंदर चलिए, जगह है। और जब वो आगे से प्रेशर लगता है तो आप आगे बढ़ते जाते हो कि नहीं, जब पीछे से प्रेशर देते हैं तो?
that is motivation. Okay, it is used when information is stabilized. It is used when information is stabilized. Different appeals are instrumental for motivation. Example: rational appeal, emotional appeal, threat and fear appeal, joy and fun appeal. ठीक, और ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं हम मोटिवेशन में, और डिफरेंट टाइप के अपील्स या डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या किस प्रकार का मोटिवेशन आपको देना है ये भी डिपेंड करता है। रैशनल अपील देना है, रैशनल अपील का मीन्स आप किसी चीज में तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, है ना, आप क्या है, दुविधा में हो। दुविधा को अगर साइकेट्रिक या साइकोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपने पढ़े होंगे, शायद पढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट्स। हेलो, पता नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मीन्स होता है दुविधा, ये करूं या वो करूं। मैंने आपको शायद ये समझाया भी था, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स का मीन्स होता है एक ही समय पे आपके पास कोई दो ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाना जिसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए कि आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, बहुत बचपन का बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है आज शाम की। कब की है? आज शाम की। उसने आपको इनवाइट किया है विद फैमिली, आपको जाना ही है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, बहुत क्लोज फ्रेंड है। इधर दूसरी साइड आपके रिलेशन में किसी कोई एक्सपायर हो गया है, ठीक, वो भी बहुत करीबी। अब आप कंफ्यूजन में हो कि एक ही समय पर अब आप वहां जाएं या वहां जाएं। अगर आप उसकी एनिवर्सरी में नहीं जाते हैं तो वो नाराज हो जाएगा, आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ नहीं जाते हो तो यहाँ के लोग आपको गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। अब आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट्स, कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर आप किसी एक को मनाने की कोशिश करोगे, है ना। समझ में आया? यस सर। तो रेशनल अपील्स हो सकते हैं। इमोशनल अपील्स, आप इमोशनली अगर कोई वीक है, इमोशनली दुखी है, तो उसको उस हिसाब से मोटिवेट किया जाएगा। फियर या थ्रेट, किसी भी चीज के डर लगता है तब भी उसे मोटिवेट किया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं। तो ये कुछ मोटिवेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज ला सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या है, इट इज यूज टू सस्टेन बिहेवियर चेंज फॉर रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। ओके, तो रीइंफोर्समेंट का मीन्स क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू सस्टेन बिहेवियर चेंज फॉर रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ बिहेवियर। और इसको क्या करना, इसको यूज किया जाता है बिहेवियर चेंज में, किसके लिए, रिपीटेटिव टाइप्स का अगर बिहेवियर रहता है उसके लिए। क्लियर? रिपीटेटिव मीन्स किसी भी बिहेवियर में जो आपके में है वो रिपीटेशन हो रहा है ना, मीन्स किसी भी चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है। नीड टू बी यूज्ड विथ वेरिएशंस, इसमें वेरिएशंस का यूज किया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज मैकेनिज्म शुड बी एस्टेब्लिश टू रीइंफोर्स द मैसेज। और कम्युनिटी बेस्ड जो रिसोर्सेज है, मैकेनिज्म है, उनका यूज किया जाता है किस लिए, टू इन्फोर्स करना, एस्टेब्लिश करना उन मैसेजेस को, उन नॉलेज को, जिसके कारण उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर, समाज के दबाव के कारण भी क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं? यस सर, होता है। हाँ, when person in need of health services not willing to undergo treatment is encouraged by near and dear ones to avail health services। अब जैसे कि कोई पर्सन है, अ पर्सन इन नीड टू हेल्थ सर्विसेज, उसको जरूरत है कि आवश्यकता है हेल्थ सर्विसेज की, नॉट विलिंग टू अंडरगो ट्रीटमेंट, बट उसकी इच्छा नहीं है ट्रीटमेंट लेने की।
कोई पर्सन है जिसको ट्रीटमेंट की हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। उसकी तो जरूरत है, उसे चाहिए वो चीज की नीड है उसकी कि उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे, आएंगे, जिनको जरूरत है कि उनको ड्रिप लगनी है या आगे हायर फैसिलिटी पर रेफर करना है, लेकिन वो मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे कि हमें और कहीं नहीं जाना है, आपके पास जो हो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। आते हैं कि नहीं? जी सर। है ना? बिलिंग एंड सर्विस नॉट बिलिंग टू अंडरगो ट्रीटमेंट इज एनकरेज्ड बाय नियर एंड डियर वंस टू अवेल हेल्थ सर्विसेज, है ना? और उसके वो भी नहीं चाहता और उसके आसपास के लोग हैं वो भी मना करते हैं कि क्या करोगे जाके, कुछ नहीं होना, सब बढ़िया है, हम बाबा पे चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, उस माता माता पे चलेंगे, मंदिर पे चलेंगे, वहां ठीक हो जाओगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बहुत से नियर और डियर वाले? तो ये चीज कुछ सोशल प्रेशर के कारण भी क्या होता है, बिहेवियर चेंज। हाँ बोलिए। ऐसी टेंडेंसी सर अभी तो गाँव में है, अभी शहरों में तो बहुत ही कम जाते लोग। हाँ वहां है, इसीलिए तो कुछ सोशल प्रेशर, तो इसके कारण भी बिहेवियर चेंज होता है ना। अब मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बताना मुझे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है, कि in which techniques of behavior change used to sustain behavior change for repetitive types of behavior। ओके, क्लियर, समझ में आया? हेलो? यस सर, आ रहा है। In which techniques of behavior change used to sustain behavior change for repetitive types of behaviors? Option A information, option B motivation, option C social pressure, option D reinforcement। reinforcement। अरे ये स्पीकर कौन का ज्यादा आवाज कर रहा है? In which techniques of behavior change the skill building techniques should be used? Option 1 information, option B motivation, option C reinforcement, option D education। एजुकेशन सर। Education। Next question, in which techniques of behavior change the person is in need of health services but not willing to undergo treatment is encouraged by near and dear? Option A reinforcement, option B motivation, option C education, option D social pressure। ये स्पीकर की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा किसी की, वो बंद करके रखे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन प्लानिंग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो प्लानिंग करेंगे हम बीसीसी एक्टिविटी के लिए। बिहेवियर चेंज एक्टिविटी कौन कौन सी है, किस प्रकार से हम प्रिंसिपल्स का यूज करके बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक, चलिए देखिए। फर्स्ट, बीसीसी। व्हाट इज द बीसीसी? बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल। नहीं सर, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस। अरे कौन है इसका स्पीकर इतना दिक्कत कर रहा है? जी सर, बंद कर लिया हमने। वो बंद करके रखे स्पीकर, या तो वो हेडफोन लगाए हुए हैं, लीड को मुंह में लगाए हुए हैं, जिसके कारण इतनी साउंड आ रही है। चलिए, बीसीसी शुड बी इंटीग्रेटेड with program goals from the start। BCC is an essential element of disease prevention, care and support programs, providing critical linkages to
other programs components including policy initiatives. तो BCC should be integrated with programs goals from the start. जो BCC है behavior change communications है, वो कोई एक चीज है या फिर उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है? पहले मुझे ये बताइए, सिंगल प्रोग्राम है या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है? नहीं, इंटीग्रेटेड है. व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन? child integrated ये क्या एकत्रित करना, इकट्ठा करना या ग्रुप में, क्या बोल सकते हैं? ग्रुप में सर. ठीक है, तो बिहेवियर चेंज जो बिहेवियर होता चेंज होता है शुड बी इंटीग्रेटेड विथ प्रोग्राम्स. इसमें कोई एक प्रोग्राम रहेगा कि इसके जो भी प्रोग्राम्स होंगे गोल्स होंगे वो सभी रहेंगे? सब रहेंगे सर. वेरी गुड, वेरी गुड, सब रहेंगे. नेक्स्ट आगे देखिए, बीसीसी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन. बीसीसी बिहेवियर चेंज जो कम्युनिकेशन है वो एक क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, उपयोगी एक महत्वपूर्ण घटक है. किस चीज के बारे में? किसी भी बीमारी से प्रिवेंट करने में, बचाने में, डिजीज प्रिवेंशन में, उसके केयर करने में, उसकी सपोर्ट करने में जो प्रोग्राम्स है उसको उसके लिए प्रोवाइड करना, क्रिटिकल लिंकेज प्रोवाइड करना. जो अदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिगार्डिंग टू बीसीसी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए, और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको साथ में लेकर चलना, उनके साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके वर्क करना, उनके कंपोनेंट्स, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको देखना और साथ में लेकर उनको चलना. क्लियर? मीन्स किसी भी बिहेवियर चेंज के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम्स या गोल्स जो भी हैं उन सभी को एक साथ सम्मिलित रूप में लेकर चलना और होल जिसे बोलते हैं होलिस्टिक क्या करना? बिहेवियर चेंज करना. ठीक है, क्लियर? मीन्स आप भी BNS 041 पढ़ रहे हो, बाकी की और 2 स्टूडेंट है वो भी BNS 041 पढ़ रहे हैं, और 4 स्टूडेंट है वो भी BNS 041 है. तो सभी को मैं अलग अलग 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा क्या? नो सर. तो मैं हाँ, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर ये मान लीजिए आप भी पढ़ रहे हो, 2 लोग और पढ़ रहे हैं, 4 लोग और पढ़, उन सबको इंटीग्रेट कर लूंगा, सभी को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दूंगा. उस ग्रुप में मैं उसी ग्रुप के रिगार्डिंग सभी का सिलेबस साथ में कंप्लीट कराता रहूंगा. समझ में आ गया? इसी प्रकार से बिहेवियर चेंज के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स, जो भी गोल्स हैं उन सभी को एक साथ लेकर चलना, कोलैबोरेट करके काम करना. क्लियर? क्लियर हुआ इतना? यस सर. ओके, नेक्स्ट सेकंड, फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट मस्ट बी कंडक्टेड टू इंप्रूव. रुकना जरा, हाँ देखिए, सेकंड, formative BCC assessments must be conducted to improve understanding of the needs of target populations as well as of the barriers to and supports for behavior change that their members face along with other populations such as stakeholders, service providers and community. तो जो behavior change assessments must be conducted, जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेट है behavior change का जो असेसमेंट है उसको क्या करना? कंडक्ट करना. देखिए, जैसे कि आप कोई भी पेशेंट आता है उसके लिए आप एनसीपी तैयार करते हो कि नहीं? हेलो, जी सर. एनसीपी का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो कि नहीं? इसी प्रकार से कोई भी अगर बिहेवियर चेंज की टेक्निक्स का हमें यूज करना है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट
में फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका कंप्लीट करना चाहिए और फिर कंडक्ट करना चाहिए। उसमें आपने जो प्लानिंग की है ना उसके बिहेवियर को चेंज करने के रिगार्डिंग कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस पर उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। और हमें समझना चाहिए कि जो वहाँ की टारगेट पॉपुलेशन है या कोई व्यक्ति है या कोई ग्रुप है तो उसको किस प्रकार की जरूरत है, किस प्रकार का बीसीसी एक्टिविटी की जरूरत है। ओके, मीन्स आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर उसको बुखार की जरूरत है तो आप उसके फीवर का ही तो एनसीपी बनाओगे कि पेट दर्द का बना दोगे। फीवर का तो वहां की जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको किस प्रकार की नीड है, किस प्रकार के बिहेवियर चेंज की आवश्यकता है, उसके रिगार्डिंग ही तो आप उसका एक बीसीसी फॉर्मेट असेसमेंट करोगे कि नहीं करोगे। बिना असेसमेंट के आप पता लगा सकते हो कि किस प्रकार की बिहेवियर चेंज टेक्निक्स की जरूरत है उसे, नहीं पता कर सकते ना। ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से टारगेट पॉपुलेशन, उसके साथ ही उस वहां पर जब हम बीसीसी देंगे तो किस प्रकार के बैरियर्स वहां मिल सकते हैं हमें, है ना। कोई भी काम करते हो, कोई भी आप काम वर्क करते हो तो वहां बैरियर्स जरूर मिलते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी समस्याएं मिलेंगी जो उस काम में क्या पैदा करेंगी, रुकावटें पैदा करेंगे। इसके साथ ही सपोर्ट ऑफ बिहेवियर चेंज दैट देयर मेंबर्स फेस, और उनको सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना कि वो पार्टिसिपेट करें और एनकरेज करना कि वो क्या करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें। क्लियर। Third, the target population should participate in all phases of BCC development and in much of implementation। जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, किस चीज के लिए कि वो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है सर? स्टेक होल्डर्स का मीन्स होता है कि जिसे हम बोल सकते हैं कि जो जैसे शॉपकीपर है या फिर जो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बिजनेसमैन टाइप के जो लोग है ना। हेलो, है ना। तो नेक्स्ट तीसरा क्या है, द टारगेट पॉपुलेशन शुड पार्टिसिपेट इन ऑल फेजेस। जो टारगेट पॉपुलेशन है उनको हमें एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो बीसीसी डेवलपमेंट के जितने भी फेज है, जितने भी चरण है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी उनमें वो एक्टिव क्या करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें और उसको जो भी सिखाया जाता है उसको जितना हो सके उतना उसको इम्प्लीमेंटेशन करें। ओके, क्लियर। Okay, next. Stakeholders need to be involved from the design stage। जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उनकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है, किस चीज के लिए पड़ती है कि वो डिजाइन करें फ्रॉम द डिजाइन स्टेज। ठीक, मीन्स जो भी आप फॉर्मेट तैयार कर रहे हो उस फॉर्मेट में किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की वहां चीजें होनी चाहिए, ये चीज हमें स्टेक होल्डर्स तैयार करते हैं। स्टेक होल्डर्स का मीन्स हम यह भी बोल सकते हैं कि वहां किस जो आप कम्युनिटी में जहां काम कर रहे हो वहां के लीडर्स जिनकी बात सभी लोग मानते हैं, उन्हें ज्यादा पता होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन को किस प्रकार की आवश्यकता है। समझ में आया। जिसे आप अपनी कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पीपल से, अगर आपको वहां के लोग हैं वहां से आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही तो आप वहां के सरपंच या फिर वहां का कोई नेता है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे आप बात करोगे, जानकारी लोगे कि किस प्रकार की आवश्यकताएं यहाँ है, तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि नहीं फिर। ओके, नेक्स्ट। Having a variety of linked communication channel is more effective than relying on one specific one। और अगर हैविंग अ वेराइटी ऑफ जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनमें अगर वेराइटी होगी, वो बहुत सारे होंगे, तो उससे हम इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाएंगे,
कम्युनिकेशन कर पाएंगे बिहेवियर चेंज के रिगार्डिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है और कम्युनिकेशन है, वो अच्छे से कर पाएंगे। रिगार्डिंग कोई एक व्यक्ति या कोई एक चैनल है वो इस चीज को सिर्फ करेगा तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग इज essential for developing effective BCC materials। बीसीसी मटेरियल्स जो यूज होंगे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के अंदर, जो जो मटेरियल्स, जो चीजें यूज होंगी, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, मटेरियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उनका अच्छे से प्री टेस्टिंग करना एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव। जो बीसीसी मटेरियल्स जब हम यूज करेंगे उनकी पहले से प्री टेस्टिंग करना कि वो अच्छे से सही, हमारा जो हमने जो मटेरियल है वो हमने यूज कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर रहा है या करेगा, कर पाएगा या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, planning for monitoring and evaluation should be part of the design of any BCC program। प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग, प्लानिंग जो आपने बनाई है, प्लानिंग कर रहे हो, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका एवेल्युएशन करना, शुड बी पार्ट ऑफ द डिजाइन। ये भी एक पार्ट है जो आपने डिजाइन बनाया है, जो आपने फॉर्मेट तैयार किया है बीसीसी असेसमेंट का, जो गोल्स तैयार किए हैं, ये भी उसका पार्ट है कि आप जब प्लानिंग बनाई है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके बाद मॉनिटर करें, उसको इवेल्युएट करें कि हमने जो बनाया है प्लान बीसीसी के रिगार्डिंग वो कितना इफेक्टिव है। एनी बीसीसी प्रोग्राम, कोई भी बीसीसी प्रोग्राम के लिए जो हमने बनाया है फॉर्मेट, जो हमने गोल्स तैयार किया है वो कितना इफेक्टिव है। जब आप एनसीपी तैयार करते थे उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट कॉलम कौन सा होता है एनसीपी का? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में आप क्या करते हो? कोई बताएगा इवेल्युएशन में क्या करते हैं? किसी को पता है क्या? बता दीजिए। इवेल्युएशन जो हम लास्ट कॉलम बनाते हैं एनसीपी के अंदर, उसमें हम यही देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग की वो प्लानिंग जब पेशेंट पर इम्प्लीमेंट की उसके बाद पेशेंट का क्या हुआ, फीडबैक क्या है, हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छे से इफेक्टिवली वर्क किया है, काम किया है उसने या नहीं किया, या हमने जो प्लानिंग तैयार की वो फेल हो गई। अगर वो फेल हो गई, पेशेंट को कोई भी आराम नहीं मिला, तो हम दोबारा से नया एनसीपी तैयार करते हैं और उसमें कुछ चेंजमेंट लाते हैं। क्लियर? मीन्स आपने जो प्लानिंग की वो अगर अच्छे से एक्टिव तरीके से काम नहीं किया, देखिए तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन भी करना है। जिस प्रकार से एनसीपी बनाने के बाद हम इवेल्युएशन से इवेल्युएट करके देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग बनाई है पेशेंट पर इम्प्लीमेंट की तो पेशेंट को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, हमने जो प्लानिंग की वो सक्सेस हुई या फेल हो गई। अगर वो सक्सेस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फेल हो गई, पेशेंट को कोई भी आराम नहीं मिला, तो दोबारा से आप एनसीपी तैयार करोगे कि नहीं करोगे? ठीक, तो प्लानिंग की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी करना है। नेक्स्ट, बीसीसी स्ट्रेटजीज शुड बी पॉजिटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। बीसीसी जो स्ट्रेटजीज है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स जो बीसीसी बिहेवियर चेंज, जो भी एक्टिविटीज या कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजीज है, जो नीतियां आप बना रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी टाइप उसका जो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करे। दूसरी बात, वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, काम के प्रति कैसी होनी चाहिए, काम को ही सेंट्रलाइज्ड करके रखनी चाहिए। उसको काम से रिगार्डिंग जो आप बीसीसी के लिए बनाना चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग ही आपको सिर्फ बीसीसी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। किसी भी और पर्पज के रिगार्डिंग आपको उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ऐड नहीं करना है जो बीसीसी से अलग हो, जिसमें बीसीसी के लिए उसमें कोई भी उसकी जगह ना हो। क्लियर? समझ में आया इतना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अब मैं कुछ चीजें पूछने वाला हूं।
अब देखिए इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, है ना। अब स्टेप्स ये आप घर पे कर लेना, चेक इन प्रोग्रेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। कुछ स्टेप्स जो बीसीसी में यूज की जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कितनी स्टेप्स हैं टोटल, 9 कितनी है, 12 12 स्टेप्स है। कौन 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 सी हैं 12 स्टेप्स, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं तो सबको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सभी को अब। चलिए यस फर्स्ट स्टेप बताइए क्या है। स्टेट प्रोग्राम गोल्स। स्टेट, ये आवाज किसके स्पीकर से आ रही है वो अपना स्पीकर बंद कर ले रोहित। ओके। स्टेट प्रोग्राम गोल्स। दूसरा है इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। थर्ड, आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशंस। फोर्थ, कंडक्ट फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट्स। फिफ्थ, सेगमेंट टारगेट पॉपुलेशन। सिक्स्थ, डिफाइन बिहेवियर चेंज ऑब्जेक्टिव्स। सेवन, डिजाइन बीसीसी स्ट्रेटजीज एंड M&E प्लान। Okay, next, develop communication products. 9, pre-testing. 10, implement and monitoring. 11, evaluation. 12, analyze feedback and revision. Clear हुआ? क्लियर हुए ये पॉइंट सारे? इसमें से आधे से ज्यादा पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके और पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर। टोटल कितनी स्टेप्स हैं बीसीसीआई की? 12 स्टेप्स है। चलिए अब हम देखते हैं। पहला देखिए, स्टेट प्रोग्राम गोल्स। ठीक, तो आइडेंटिफाई ओवरऑल प्रोग्राम्स गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ बीसीसी स्ट्रेटजी। पहले क्या आइडेंटिफाई करना, क्या पता करना हमें, ओवरऑल प्रोग्राम्स जो गोल्स हैं वो फर्स्ट स्टेप है डेवलप करना। बीसीसी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो तो उससे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल कौन कौन से प्रोग्राम्स इसके अंदर रखे गए हैं और उन प्रोग्राम्स के क्या गोल है, क्या उद्देश्य है। क्लियर। क्लियर हुआ। आइडेंटिफाई करना कि स्टेट प्रोग्राम के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ओवरऑल जो प्रोग्राम्स हैं उनका पता लगाना, उनके क्या गोल्स हैं इनको पता करना। ये फर्स्ट स्टेप होती है बीसीसीआई स्ट्रेटजी को बनाने की, डेवलप करने की। क्लियर। Specific program goals are established after reviewing existing data। और स्पेसिफिक प्रोग्राम के कोई गोल्स है उसको स्टेबलाइज करना है उससे पहले आफ्टर रिव्यूइंग एक्सिस्टिंग डेटा, पहले हमें उसका पुराना डेटा देखना चाहिए कि ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया था, कितना प्रभावी रहा, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स थी, कि ना इनमें किन चीजों को इन्वॉल्व किया गया था। और ये सारी चीजें हमें पता करने का फिर उसका रिव्यूइंग, जब हमने डेटा रिव्यू कर लिया उसके बाद हम नए गोल्स, नए प्रोग्राम को स्टेबलाइज करते हैं, उसको हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। क्लियर। जिससे हमारा ये जो नया प्रोग्राम जो हम तैयार कर रहे हैं वो फेल ना हो। क्लियर। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग की और अगर वो फेल हो गई तो आप दोबारा जब भी प्लानिंग बनाओगे तो पहली वाली प्लानिंग को एक बार चेक करोगे कि नहीं। यस सर। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया, आपने उसे फॉलो नहीं कर पाया तो 7 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी आपको लगा कि दोबारा मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए तो इससे पहले आप पुराना टाइम टेबल लेकर देखोगे कि नहीं मैंने पहले टाइम टेबल क्या बनाया था और ऐसी क्या क्या कारण थे जिनके कारण ये फेल हो गया, इसको मैं फॉलो नहीं कर पाया। तो दोबारा से बनाओगे तो उसमें कुछ मॉडिफाई करोगे कि नहीं करोगे।
और मॉडिफाई कब करोगे? पहले पुराना वाला जो आपने टाइम टेबल अपना तैयार किया है उसको रिव्यू करोगे, देखोगे कि नहीं एक बार? बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सर देख लो। हाँ, नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डेप्थ प्रोग्राम सिचुएशन असेसमेंट, और वहां का एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे कि वहां किस प्रकार की एपिडेमियोलॉजी पाई जाती है, किस प्रकार की बीमारियां ज्यादा पाई जा रही हैं, किस प्रकार का वहां का एनवायरमेंट है, किस प्रकार के सैनिटेशन वहां रहता है ना। इसके साथ ही इन दीप्त प्रोग्राम सिचुएशन, और गहराई से देखेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या सिचुएशन थी, किन परिस्थितियों में इस प्रोग्राम का फेल हुआ, कैसी कंडीशन थी जिसके कारण ये प्रोग्राम फेल हो गया, है ना। इन सिचुएशंस का भी क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्लीज रेफर ब्लॉक 1 3rd एंड कोर्स 1 ब्लॉक 3rd एंड 4th कम्युनिकेबल एंड अनकम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो स्टेट प्रोग्राम गोल्स जब भी हम तैयार करते हैं बीसीसी स्ट्रेटजी बनाने से पहले, तो ओवरऑल प्रोग्राम्स को रिव्यू करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन से पहले एक बार उसका असेसमेंट करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन डेप्थ में उस प्रोग्राम की हम स्टडी करते हैं कि क्या सिचुएशन रही थी, क्या सिचुएशन असेसमेंट था, इन सभी को करते हैं। उसके बाद हम स्टेट प्रोग्राम के लिए गोल्स तैयार करते हैं, प्रोग्राम फॉर्मेट बनाते हैं बीसीसीआई के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। Key stakeholders need to be involved early on in every step of the process of developing programs and their BCC. Means किसका इन्वॉल्वमेंट करना? स्टेक होल्डर्स का, है ना। तो जो स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता पड़ती है इनको इन्वॉल्व करना, क्यों? अर्ली इन द एवरी स्टेप, और जो भी स्टेप आप जो भी प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, और जो बीसीसीआई के कंपोनेंट्स है उसमें स्टेक होल्डर्स को यूज करना बहुत जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर्स इंक्लूड पॉलिसी मेकर, ओपिनियन लीडर, कम्युनिटी लीडर, रिलीजियस लीडर एंड मेंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशंस। मैंने जो बताया था वही चीज है कि नहीं? ये जो एक स्टेक होल्डर्स होता है वो कौन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? पॉलिसी मेकर हो सकता है, पॉलिसी उसने पहले तैयार कराई हो सकती है, कई हो सकती है। ओपिनियन लीडर हो सकता है, वो हमें क्या दे सकता है? ओपिनियन, अपनी राय दे सकता है। कम्युनिटी का लीडर हो सकता है, वो रिलीजियस लीडर हो सकता है, धार्मिक गुरु वगैरह हो सकता है जिसकी बात सभी माने। उस टारगेट पॉपुलेशन का वो मेंबर हो सकता है जिसकी बात सभी लोग सुने, मुखिया हो सकता है। क्लियर? तो बिना स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट के आप अच्छे प्रोग्राम और अच्छी स्ट्रेटजीज तैयार कर सकते हो क्या? नहीं। तो सेकंड पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्लियर? थर्ड, आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशंस। किसको आइडेंटिफाई करना है हमें? टारगेट पॉपुलेशंस को, कि किस पॉपुलेशन को, कितनी पॉपुलेशन को, किस एज ग्रुप को हमें ये ट्रेनिंग देनी है या ये प्रोग्राम किसके लिए बनाना है। क्लियर? ओके, to develop communication, it is important to identify the target populations as clearly as possible. हमें ये क्लियर होना चाहिए और हमें ये पॉसिबल बनाना चाहिए कि हमें पहले ये डिफाइन करें कि किस टारगेट पॉपुलेशंस के लिए हम कोई भी प्रोग्राम या उस प्रोग्राम के गोल्स या स्टेप्स जो बना रहे हैं वो किस टारगेट पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं। क्लियर? टारगेट पॉपुलेशंस आर डिफाइंड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। टारगेट पॉपुलेशंस को कितने भागों में डिवाइड करके हम देख सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। प्राइमरी पॉपुलेशंस आर द मेन ग्रुप्स हुज बिहेवियर द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस। प्राइमरी पॉपुलेशंस वो मेन ग्रुप होता है जो बिहेवियर चेंज प्रोग्राम का
इंटेंडेड है, इंटेंशन का मीन्स होता है इरादा है उसका, इन्फ्लुएंस है वो प्रभावित है और वो इसको करना चाहता है, बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। सेकेंडरी पॉपुलेशन आर दोज ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ द प्राइमरी पॉपुलेशन। और सेकेंडरी पॉपुलेशन वो होती है जो प्राइमरी जो पॉपुलेशन है जिसने अडॉप्ट किए हैं बिहेवियर चेंज को, एप्रोप्रिएट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, उनको देख देख कर वो प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है उनकी एबिलिटी को देखकर। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए हर किसी का एक कोई रोल मॉडल होता है कि नहीं होता? जैसे हर किसी का कोई एक रोल मॉडल होता है, वो उनके जैसा बनना चाहता है कि नहीं? ठीक, तो उसके लिए इसी प्रकार से टारगेट पॉपुलेशन वो दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया हमने, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो पॉपुलेशन है जैसे कि मान लीजिए एक आप लोग हो जो क्लास ले रहे हो यहाँ आकर रेगुलर लाइव क्लासेस, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे। समझ में आया पहली बात ये? अब मान लीजिए आप लोग मेरी टारगेट पॉपुलेशन पूरी क्या है, जो BNS 041 में फेल हुए हैं वो सभी अच्छे से स्टडी करें और पास हो जाएं। ये हमारा टारगेट है, ये प्रोग्राम है, ये गोल है। क्लियर हुआ? और टारगेट पॉपुलेशन में कौन कौन आएगा? जो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, BNS 01 में फेल हुए हैं। अब उसमें से आप कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने आके लाइव क्लास ज्वाइन की, तो आप प्राइमरी टारगेट पॉपुलेशन में आओगे या सेकेंडरी में? प्राइमरी में आप इन्फ्लुएंस हुए, आप प्रभावित हुए और आपने आकर मेरी क्लास ज्वाइन की। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो आपको देखकर जब आप पढ़ते हो या आप जवाब देते हो, आपको देखकर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और आपको देखकर वो अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वो कौन सी टारगेट पॉपुलेशन में चले जाएंगे? वो आपको देखकर आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो हमेशा आप कौन सी पॉपुलेशन में आना चाहते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी में रहने की कोशिश करें कि आपको देखकर लोग आप जैसे बनने की कोशिश करें, आप एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, ना कि आप सेकेंडरी पॉपुलेशन में जाकर आप किसी के और जैसे को कॉपी करें। क्लियर? हर किसी के पास अपनी ओरिजिनल एक एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है। ठीक, जैसे कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, नाम सुना है क्या सभी ने? नाम तो अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर उसकी एक इंडिविजुअल अपनी एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है। लेकिन गलती क्या है, हम उस एबिलिटी, उस योग्यता को पहचान नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से एक मछली है जो तैरने में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर उससे बोला जाए कि आपको पेड़ पर चढ़ना है या उड़ना है, तो वो अपनी सारी जिंदगी उस पर खर्च कर देगी, तब भी वह उस चीज में अच्छे से परफेक्ट हो पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सब सही था, लेकिन वो अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाई और उसने अपनी योग्यता को कहीं और डायरेक्शन में यूज किया, जिस पर वो सालों साल मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं ले सकती। क्लियर? तो हर किसी की अपनी एक योग्यता होती है। कोई दौड़ सकता है, कोई तैर सकता है, कोई उड़ सकता है, लेकिन किसी को अगर तैरना आता है, उससे आप उड़ने के लिए बोलोगे तो वो नहीं उड़ सकता। समझ में आया? तो इसी प्रकार से हम बात यह करना चाह रहे हैं कि आप हमेशा टारगेट पॉपुलेशन की बात हो तो प्राइमरी ग्रुप में रहें, ना कि सेकेंडरी में। क्लियर? आप किसी के रोल मॉडल बने, ना कि आप किसी को कॉपी करें, लोग आपको कॉपी करें। क्लियर? प्राइमरी और सेकेंडरी पॉपुलेशन क्लियर हो गया यहां? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ओके, क्वेश्चन बताइए। In the steps of behavior change techniques, the identify target populations in which those groups that influence the ability of the primary population to adopt or maintain appropriate behaviors. Option A, primary population. Option B, secondary population. Option C, target population. Option D, none of these.
Secondary population, sir. Secondary population. In the identify target populations, the main groups whose behavior the program is intended to influence. Option A, primary population. Option B, secondary population. Option C, target population. Option D, none of these. Primary population. क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ में आया दोनों में, प्राइमरी सेकेंडरी में? Yes, sir. ओके चलिए, अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कंडक्ट फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आप पेशेंट का जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाता था जिसमें हेड टू टॉ क्या करना पड़ता था? Physical exam. करते थे कि नहीं? Yes, sir. ठीक, तो इसी प्रकार से अब बीसीसी का फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट का असेसमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखिए, करना पड़ेगा. हाँ, तो कंडक्ट फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट. A formative BCC assessment should start by seeking out all available studies, including data from in-depth assessment or rapid ethnographic assessment, behavioral surveillance survey एंड अदर रिलेटेड स्टडीज. आप देखिए, आप फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट जो हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें किन किन के द्वारा हम स्टडी करेंगे, कहां से पता करेंगे, कहां से असेसमेंट करेंगे बीसीसीआई के फॉर्मेट के लिए? जो स्टडीज पहले हो चुकी हैं, पहली जो स्टडीज तैयार की गई हैं उनकी स्टडी करके, उनको ढूंढकर, उनको सर्च करके, उनको पढ़कर, डेटा जो पुराना कोई डेटा है, कोई डीप असेसमेंट कर कर उनका, इसके अलावा रैपिड इथनोग्राफिक, जो उसकी जो रीति रिवाज, कल्चर, उनकी उन पर जो रैपिड असेसमेंट किया है, किसी ने स्टडी किया है, उसने जो अपनी बुक्स लिखी है, जो रिसर्च पेपर है, उनको पढ़कर, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और बिहेवियर सर्विलेंस और जो सर्वे है उसके द्वारा, और सम अदर रिलेटेड स्टडीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो बीसीसीआई का असेसमेंट है वो करते हैं. क्लियर? आफ्टर synthesizing this information, a formative BCC assessment protocol can be developed. और जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, इनको सिंथेसाइज कर लेते हैं, सिंथेसिस का मीन्स होता है निर्माण करना, समझना, पढ़ना. क्लियर? जब आपने इन चीजों की स्टडी कर ली, इनको अच्छे से सिंथेसाइज कर लिया, इनका पढ़ लिया, तब हम निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं उन इंफॉर्मेशन, उस स्टडीज के आधार पर हमारा जो फॉर्मेट है बीसीसी का असेसमेंट का, उसको प्रोटोकॉल्स के द्वारा फिर हम उसको डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं. क्लियर? प्रोटोकॉल्स होता है मतलब नियम कानून. क्लियर? समझ में आया? अरे जवाब दें. Yes, sir. ओके. द फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन. जब बीसीसी फॉर्मेट का असेसमेंट कर रहे हैं तो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है? नंबर फर्स्ट, रिस्क सिचुएशन करनी पड़ती हैं कि किस प्रकार की रिस्क सिचुएशन रहती हैं. शोइंग इन डिटेल हाउ डिसीजंस आर मेड इन डिफरेंट सिचुएशंस. डिफरेंट सिचुएशन में किस प्रकार के डिसीजंस लेने चाहिए, इंक्लूडिंग व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस. क्या ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती हैं. सेटिंग फॉर रिस्क, और किस प्रकार की रिस्क वहां पैदा होती है. ठीक. दूसरा, why individuals and groups practice the behaviors they do, और क्यों और किस प्रकार की प्रैक्टिस जो बिहेवियर्स के लिए कर रहे हैं लोग, एंड वाई दे माइट बी मोटिवेटेड टू चेंज, और वो खुद को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं चेंज करने के लिए, और अनेबल टू चेंज, वो चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ को, एंड टू द डिजायर्ड बिहेवियर, जैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके लिए वो खुद को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज. नेक्स्ट, थर्ड, परसेप्शंस ऑफ रिस्क एंड रिस्क बिहेवियर्स.
परसीव्ड करना, पहचानना, पता लगाना, रिस्क और रिस्क बिहेवियर्स, किस प्रकार की रिस्क सिचुएशंस हो सकती है, किस प्रकार के रिस्क बिहेवियर्स वो हमें मिल सकते हैं। क्लियर? जब भी आप किसी का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हो तो इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में वो आपको इरिटेट करेगा, आप पर गुस्सा होगा, उसमें इरिटेशन रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा रहेगा कि नहीं? एंजाइटी होगी उसे, होगी कि नहीं? क्योंकि जो आप चेंज करना चाह रहे हो वो उसका बचपन के द्वारा, बचपन से अभी तक, इस एज तक उसका बिहेवियर उसने डेवलप हो चुका है। जो चीज उसने इतनी सालों में तैयार की है उसे आप कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताहों में बदलने की कोशिश करोगे तो उसको, उसके प्रति एंजाइटी पैदा होगी कि नहीं होगी? जिस प्रकार से आपने एक कहावत सुनी है कि जब पेड़ छोटा होता है तब हम उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, वो उसी दिशा में बढ़ता जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पर कैसा होता है? लचीला होता है, जिधर जिस साइड उसको आप मोड़ोगे उसी साइड मुड़ जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब आप उसे मोड़ सकते हो क्या? वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से बिहेवियर के अंदर भी यही दिक्कत है। आप बचपन से बिहेवियर मॉडिफाई करते हो तो हो जाता है, जब उसका प्रॉपर मैच्योर हो चुका है, बिहेवियर पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है, अगर वो मान लीजिए बचपन से स्मोकिंग करना सीख गया है, 25-30 साल का वो हो गया, अब आप उसकी स्मोकिंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो तो एक दिन में छोड़ देगा क्या वो? नहीं सर। तो उसको आप पर गुस्सा आएगी कि नहीं? इरिटेट होगा कि नहीं? उसको एंजाइटी होगी कि नहीं? अरे सर से लगेगा सामने वाले को गोली मार दो। हाँ, तो समझ में आ गया बीसीसी का मतलब क्या है? जी सर। ओके, नेक्स्ट। इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर सच एज बैरियर्स और बेनिफिट्स। बिहेवियर को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर्स क्या क्या है उनका पता लगाना, उसमें ये देखना कि किस प्रकार के बैरियर्स आ रहे हैं, किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं और क्या लाभ हो रहे हैं। क्लियर? जी सर। बैरियर्स रहेंगे उसके पीर ग्रुप्स, सोशल प्रेशर, जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें रहेंगी। ये कुछ बैरियर्स रहेंगे जिनके कारण वो दोबारा से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जो भी चीजें हैं वो करता है, तो वो दोबारा से उनको एडप्ट कर सकता है, उन हैबिट्स को। क्लियर? नेक्स्ट, परसेप्शंस ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसके समाज में किस प्रकार की स्टिग्मा है, किस प्रकार का रीति रिवाज है, चलन है, किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पाया जा रहा है, कल्चर है, किस प्रकार का वो इसका स्टैंडर्ड है, ये भी परसीव करना, पहचानना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्मोकिंग करना भी नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपनी रिच क्लास दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। आजकल शहरों में यही ट्रेंड है कि अगर उन्होंने टैटू नहीं बनवाए, वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंडों के साथ अगर ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रिमिटिव हैं, हम बहुत प्राचीन काल में पिछड़े वर्ग में चल रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, आगे की जनरेशन कितनी आगे निकल गई और हम कितना पीछे रह गए, हमें टाइम के साथ चलना है तो इन चीजों को करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं कि नहीं? जी सर, वो तो समझते बहादुरी। हाँ। नेक्स्ट, फ्यूचर होप्स, फियर्स एंड गोल। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर्स में किस प्रकार की आशाएं हैं, किस प्रकार की चीजें हमें मिल सकती हैं देखने को, किस प्रकार का डर है उसका, किस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती, किस प्रकार की चीजें पैदा हो सकती हैं, किस प्रकार के गोल्स तैयार करने हैं जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स दें, बेनिफिशियल हो, इन चीजों को भी देखना होता है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हैबिट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है आज की जनरेशन को मेंटली डिप्रेस्ड, मेंटली विकलांग, हैंडीकैप्ड बनाने में, मीडिया इंटरनेट हैंडीकैप्ड करने में। किस किस प्रकार का हैंडीकैप्ड? मेंटली।
मेंटली वो आपको ऐसे ऐसे ऐड दिखाएंगे, ऐसी चीजें दिखाएंगे, रॉयल कार से उतर रहा है कोई, सिगरेट लगी है, ड्रिंक कर रहा है, अब वो स्टेटस बढ़ गया है उसका, पैसे वाला बन गया है, इसलिए वो शो अप कर रहा है। मीडिया और कुछ इंटरटेनमेंट्स, ये चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं, जिसके कारण ये मेंटली हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो इनको फॉलो करने की कोशिश करती है। आजकल आपने देखा होगा हर जगह दादा जिन्हें बोलते हैं गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग अपने आप को बहुत बड़ा डॉन और गुंडा समझने लगे हैं, जब से ये मूवियां आई हो, केजीएफ वगैरह, पुष्पा, है ना। जी सर। उन्हें लगता है कि जो है हम ही है, हमारे बाद कोई नहीं। ठीक, तो ये इंटरटेनमेंट और मीडिया है जो सिर्फ हमें क्या कर रहा है, मेंटली हैंडीकैप्ड कर रहा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बना रहा है। ये आपको ऐसी ऐसी कंटेंट, ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जिनको आप 10 बार देखोगे और आप उस जैसा फॉलो करोगे, और आप जो आपका रियल टारगेट है, रियल जो आपको अचीव करना है, उससे भटक जाओगे और दूसरी ही राह पर चले जाओगे। क्लियर? सर पहले की मूवी में ऐसा थोड़ी दिखाते थे, पहले की अलग मूवी थी, अब तो आजकल फाइट के अलावा कुछ यही है। इसीलिए आज की जितनी भी यंग जनरेशन है वो इस ट्रैक पर जा रही है, ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना। इसके अलावा एक्सटॉर्शन, क्राइम, सेक्सुअल असल्ट, इनकी तरफ मुड़ती जा रही है। देख रहे हो कि नहीं? जी सर। यही कारण है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर्स। हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर्स देखना कि किस प्रकार के हेल्थ केयर के रिगार्डिंग बिहेवियर्स डेवलप करने हैं, उन चीजों को भी देखना, ध्यान में रखना। एंड मीडिया रिसोर्सेस, किस प्रकार के मीडिया रिसोर्सेस इसमें ऐड करने हैं, किस प्रकार के होने चाहिए। क्लियर? जी सर। जैसे कि आप देखना, राजश्री, केसर, ये पता नहीं काय काय के ऐड आते हैं, आप उसको लगातार 15-20 दिन तक लगातार देखो, और 25वें दिन आपको, 21वें दिन आपको खुद ही मन करेगा कि एक बार टेस्ट करके तो देखें ऐसा कौन सा केसर पिस्ता मिला हुआ है इसमें, है ना। यही चीज है, ये रियल बात है। ये हमको इतना डिमोरलाइज्ड किया जा रहा है कि हम उस चीज पर इतना डिपेंड हो जाते हैं, इतना हम चले जाते हैं। जैसे शैम्पू के ऐड आते हैं, ये चीजों के ऐड आते हैं, इतने ऐड दिखाए जाते हैं कि आप खुद ही इतने भावुक हो जाओगे, और एक बार सोच ही लो कि यूज करके देख ही लेते हैं। होता है कि नहीं? जो हाँ, सर इन ऐड को देख के छोड़ दिया सर। क्या? सर इन ऐड को देख के छोड़ा था सर गुटखा। हाँ, ठीक। अच्छा, तो ये चीज आप याद रखें। गुस्सा आ गई सर की ऐड। अभी सर पिछले 1-2 दिन में आपने पढ़ाया था कि 25 दिन किसी चीज को किया जाए तो 21 दिन। हाँ, हाँ, हैबिटेट में चेंज हो जाती। हाँ, हैबिट से वो आपकी बिहेवियर में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ। और अगर आपको मैं तो ये मानता हूं, अगर आपको बुक्स, मूवी देखने से अच्छा है नाटक, ओटीटी पे ये कंटेंट आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सरपंच, जाने कौन कौन सी वेब सीरीजें चलती रहती हैं, इनसे अच्छा है आप बुक्स पढ़ें, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। लाइक सोनू शर्मा, मेरा सबसे मोस्ट बेस्ट और फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा। शायद मैंने उसकी, महेंद्र भी तो आता है। महेंद्र है, सोनू शर्मा है, महेश्वरी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है सोनू शर्मा। ठीक, तो आप किसी चीज को फॉलो करें, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें जो आपको इंप्रूव करें, जो आपको कुछ देंगी। जितना आप मीडिया देखोगे उतना ही आप अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने करियर को स्पॉइल करोगे। ये सिर्फ एक भटकाने वाली मार्ग रहा है जिनसे हमें और कुछ हासिल नहीं होगा। समझ गए? अगर बुक्स आपको पढ़नी है तो मैं बताता हूं, सबसे पहली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली बुक्स है जो है यू कैन विन। कौन सी है? यू कैन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीत आपकी। क्या बोलते हैं? जीत गया। जीत आपकी। राइटर है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा। सुना है क्या किसी ने नाम? नहीं सर। शिव खेड़ा, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक, और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, नॉट अ इंडिया।
वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सेलर है। जीत आपकी, पढ़ के देखना, सबसे बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से बहुत सारी बुक है, रिच डैड पुअर डैड, है ना, क्वेश्चन आर द आंसर, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइंस, बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, जी सर। स्टडी का मतलब सिर्फ पास होना, पैसे कमाना नहीं होता, याद रखना हमेशा इस चीज को। वो तो हर कोई कर लेता है। अभी तो सर टारगेट यही है, अभी तो टारगेट सर पास ही होने का है अभी तो। हाँ, पास हो जाइए, पास होने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेगमेंट टारगेट पॉपुलेशंस। बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिव बीसीसी असेसमेंट, टारगेट पॉपुलेशंस कैन देन बी सेगमेंटेड। पॉपुलेशन सेगमेंट्स आर ऑफन डिफाइंड बाय साइकोसोशियल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉपुलेशन को आप किस में डिवाइड कर दोगे? टारगेट पॉपुलेशन को, मान लीजिए ये इतना एरिया है, इस एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, कितने हैं? इस पूरे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है? 1000। 1000 आपने डिवाइड कर दिया, 250 ये, 250 ये, 300 ये, 200 ये। अब आपने क्या कर दिया, इसको किस में डिवाइड कर दिया? सेगमेंट। सेगमेंट का मीन्स होता है भाग करना, बांटना। टारगेट पॉपुलेशंस को आपने क्या कर दिया? सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब वो सेगमेंट किस चीज पर हो सकते हैं? साइकोसोशियल लेवल पर और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल पर। क्लियर? जब ज्यादा पॉपुलेशन हो तो उसको साइकोसोशियल लेवल पर या फिर जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक लेवल पर डिवाइड करना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षणों के विशेषताओं के आधार पर बांटना और उनके लिए बीसीसीआई फॉर्मेट और असेसमेंट तैयार करना। क्लियर? नेक्स्ट, डिफाइंड बिहेवियर चेंज ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर चेंज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पता करना, डिफाइन करना। व्हाट चेंजेस इन बिहेवियर गोल्स द प्रोग्राम इंटेंड टू अचीव। और किस प्रकार के बिहेवियर में चेंज लाना चाहता है प्रोग्राम और किस प्रकार से अचीव करना चाहता है, इस चीज के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर, और किस प्रकार के बिहेवियर में उसको बदलाव लाने हैं। एज स्पेसिफाइड इन द बिहेवियर चेंज ऑब्जेक्टिव्स, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए बिहेवियर चेंज के। और फाइनल प्रोग्राम आउटकम्स, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसका फाइनल जो आउटकम्स है, लास्ट रिजल्ट है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें उसमें मिलनी चाहिए। सच चेंजेस इंक्लूड, ये सारे चेंजेस और ये चीजें उसमें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए बिहेवियर चेंज ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्लियर? जैसे कि नॉलेज चेंज करना है, उसकी एटीट्यूड में चेंज लाना है, या नॉलेज में चेंज लाना है, या उसका एनवायरनमेंट चेंज करना है, किस प्रकार का चेंजमेंट लाना है, वो ऑब्जेक्टिव्स में क्लियरली लिखा होना चाहिए। क्लियर? जब भी आप कोई पॉलिसी या कोई भी चीज प्रोग्राम पढ़ते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हो कि नहीं, कि जो ये प्रोग्राम है इसके उद्देश्य क्या है, इस प्रोग्राम को क्यों किया जा रहा है, किस इस प्रोग्राम से क्या चीज हमें अचीव करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ की नहीं। तो इसी प्रकार से बीसीसीआई असेसमेंट के लिए हमें क्लियरली उसके ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइन होने चाहिए, और किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हमें किस प्रकार का चेंजमेंट लाना है वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए। नॉलेज उसके चेंज में लाना है, उसके एटीट्यूड में चेंज लाना है, या उसका एनवायरमेंट में चेंज लाना है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट, डिजाइन बीसीसी स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्लान। M&E का मीन्स है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। क्लियर? जो आपने बीसीसी जो डिजाइन की है, उसकी स्ट्रेटजीज बनाई है, उनको मॉनिटर करना, उनका इवेल्युएशन करना उस प्लान का। ठीक है, जो आपने प्लानिंग की है, बीसीसीआई जो स्ट्रेटजीज तैयार की हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, वो अच्छे से काम इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, वर्कआउट कर रही हैं कि नहीं, और उसका क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, उसका इवेल्युएशन करना। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट, डेवलप कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड ट्रेन प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर, सॉरी, डेवलप कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स
and train provider. डेवलप कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड ट्रेन प्रोवाइडर्स मीन्स इसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, प्रोवाइड कराना, साथ में ही जो ट्रेनिंग देने वाले हैं ट्रेनर्स को प्रोवाइड कराना। बिना ट्रेनिंग के आप करा सकते हो बीसीसीआई? क्या आपने प्रोग्राम बना लिया, गोल्स बना लिए, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, प्लानिंग बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके पास सारी चीजें हैं, टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके पास ट्रेनर नहीं है, तो आपकी पूरी मेहनत कैसी हो जाएगी? वेस्ट। तो ट्रेनर भी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एन ओवरऑल थीम दैट विल अपील ऑन द अट्रैक्ट टारगेट पॉपुलेशन। उसकी एक थीम क्या है, वो पॉपुलेशन को पता होनी चाहिए टारगेट, जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो आपसे, है ना। इसके अलावा द थीम शुड बी स्टीम फ्रॉम द बीसीसी फॉर्मेट असेसमेंट एंड फर्दर कंसल्टेशन, और वो बीसीसी फॉर्मेट के डिपेंड होनी चाहिए जो आप थीम बना रहे हो। कोई भी हम पार्टी करते हैं, कोई भी हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी एक थीम रखते हैं कि नहीं, जो सेंट्रल जो समरी होती है, बनाते हैं कि नहीं? हाँ, द थीम शुड बी पॉजिटिव। थीम कैसी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद जिसके पास होगा वो ग्रुप में सेंड भी कर देगा। क्लियर? थीम तो फर्स्ट वन था हमारा, द थीम शुड बी पॉजिटिव। सेकंड वन, अवॉइड ब्लेमिंग एंड स्टिग्मेटाइजेशन। थर्ड, शुड कॉल अटेंशन टू द कैंपेन एंड लिंक इट्स वेरियस एलिमेंट्स टुगेदर, फंक्शनिंग एज अ सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला। should all attention to the campaign and link its various elements together। इसकी जो अटेंशन है, इस कैंपेन की जितनी भी लिंक्स हैं या जितना भी जो प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग चलाए जा रहे हैं या जो भी और एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके यूज करना। जैसे एक छाते के अंदर सभी लोगों को खड़ा कर लेना, है ना। बारिश होती है और अगर आप 2 लोग हो, 2 फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो और छाता एक ही है, तो आप क्या करते हो? वो गाना सुना है, आजा मेरी छतरी के नीचे आजा वाला, जो भी है ना। जैसे वो गाना तो वो है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वाला, है ना। छतरी का मीन्स यही है कि सभी, अगर कोई एक प्रोग्राम है, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड एक ही सेंटर पर जाते हैं, आप जा रहे हो, आपकी आशा मिल गई, आपकी एएनएम मिल गई, आपने बोला चलिए इसी छाते के अंदर चलिए, है नहीं तो जाना तो पड़ेगा। मीन्स आपका जो सभी का टारगेट है कि आप एक ही प्रोफेशन में हो, एक ही जगह जाना है, एक ही काम करना है, तो सभी को जो जाने वाले हैं उनको साथ में लेकर चलें तो ज्यादा सही है कि नहीं? हाँ, तो यही चीज समझ में आया। उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी कंपोनेंट है, जो भी थीम है, वो सभी एक साथ इकट्ठे करके करना, ठीक है। Next, it should be catchy and devised in such a way that all target populations can relate to it and identify with it। जितनी भी है वो डिवाइज्ड एंड कैची मीन्स जो भी थीम है, जो भी प्रोग्राम है, वो कैसा होना चाहिए? इजीली, आसान होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए, टारगेट पॉपुलेशन उसको समझ पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उससे रिलेट कर पाए कि ये हमारे लायक है नहीं या नहीं। इस प्रकार की चीजें उसमें साफ होनी चाहिए, सुथरे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स थीम नहीं बनाए। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब है स्टेप्स टू डेवलप द ओवरऑल थीम एंड की मैसेज।